ओके यार, लेकिन ये वेट वाला सिस्टम सही नहीं है। हमारी क्लास में तुरंत आ जाएगा, नहीं तो हम तो 1.5 घंटे पहले से वैसे, हम तो 1 घंटे पहले से यहाँ बैठे हो। सर ये दो कुछ क्वेश्चन थे इसी पे, जेई में आए एक और एक ही बता इसी के ना सर। इसका सॉल्यूशन करा देंगे, एक क्लास ले लेंगे, पेपर दोनों पेपर हुए, पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों का सॉल्यूशन करावेंगे। या तो कल ले लेंगे वो क्लास या फिर परसों ले लेंगे, फटाफट उनका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आज का अच्छा गया सर? अच्छा गया सर, बट उसमें अभी थोड़ा बहुत रह गया करके, एसी जनरेटर, करंट, ट्रांसफार्मर वगैरह। अभी मुझे आपका पेपर कब है? 10 तारीख को ना? 11 फिजिक्स का पेपर कब है? 11 को। टर्म 1 11 को। यहाँ पे 11 है क्या? क्योंकि 12 को संडे है ना और टेस्ट है यहाँ पे। 12 को संडे है। और मतलब अगले वीक में जो भी हम थोड़ी सी क्लास ले लेंगे ताकि मैं आपका रिवीजन करा दूंगा बोर्ड के लेवल का फास्ट फॉरवर्ड में। यस सर। जो भी चैप्टर है आ रहे हैं। तो हिस्टैरिसीस क्या है? एक कंप्लीट कर्व होता है, एक कंप्लीट साइकिल का, एक ऐसी साइकिल जिसमें मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है और डीमैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन पूरे प्रोसेस में एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, उसमें हम आई क्या है आपका? मैग्नेटाइजेशन होता है। आई क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। आप लोग शायद भूल गए होंगे, गुड़िया आई का यूनिट क्या था? आई का यूनिट बेटी करंट नहीं है, आई का यूनिट बोलो पहले तो। तुम बोलो नहीं तो घुसा मारो। के भाई है मैंने सब याद आ गया। इसका यूनिट क्या था? एम्पियर अपॉन मीटर। इधर देखो तुम पढ़ के नहीं आई हो, ये क्या था? एम वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही था। भूल गए तो इधर देखो। दूसरा ये कर्व होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा है? कल जल्दी बताओ। बेटी गलत बात है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते हो कल का मैंने रिवाइज नहीं किया। गुस्सा होने वाली बात है, तुम लड़की हो इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ भाई साहब, एच का फॉर्मूला बताओ जल्दी। इसका क्या पूछे तुम बताओ? इसको देना है क्या? हाँ एम्पियर अपॉन मीटर। फॉर्मूला क्या होता था? बी अपॉन म्यू नॉट। बी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी बॉडी को मैग्नेटाइज करने के लिए आप उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, और वो एक्सटर्नल द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद द एक्सटर्नल परमिएबिलिटी that we called as magnetizing field। उस बॉडी के अक्रॉस जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा तो वो बॉडी मैग्नेटाइज हो गई और अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आता था बी वेक्टर, दैट इज बी नॉट वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर। बी नॉट था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड और बीएम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। आएगा समझ में? बच्चे पढ़ के नहीं आई हो, पढ़ा करो बेटी। जब तक फिजिक्स में तुम डेली का डेली नहीं पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ना फिजिक्स को निरर्थक है, क्योंकि हर क्लास फिजिक्स की लिंक होती है एक दूसरे से। मैं पढ़ाता जाऊं और तुम पढ़ के नहीं आओ, आइडियली आ जाओ तो इट्स नॉट गुड। केमिस्ट्री और मैथ में भी लिंक रहती है। देखो कंपेयर करवाएगा भी आप। अब सुनो, अब बेटी इधर देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। एक बात बता रहा हूं अभी, अब इसको बहुत प्रैक्टिकली सोचना, लिखना मत। लिखने में तो ग्राफ है, मैं आपको पूरा ग्राफ बताऊंगा, लिखना कुछ है नहीं, पहले समझना है। सोलेनॉइड के अंदर आपने एक आयरन की रॉड, सोलेनॉइड, आपने वो YouTube पे वो वाला वीडियो देखा है कि जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं 9th 10th के, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं आयरन रेल्स के ऊपर? नहीं, तुम बेटा ऐसी वीडियो तो देखते भी नहीं। अगर आपने देखा हो 10वीं क्लास के जो 9th 10th के जो बच्चे होते हैं, स्कूल वाले बच्चों को बड़ा शौक होता है मॉडल बनाने का, क्योंकि उनके साइंस के टीचर बोलते हैं कि आप अच्छे मॉडल बना के लाओ, हम आपको नंबर देंगे। तो उन बच्चों का एक प्यारा सा मॉडल होता है, बहुत कॉमनली इस मॉडल को बनाया जाता है। वो होता है एक लोहे का बड़ा सा चोगा लेते हैं, लोहे का क्या लेते हैं? बड़ा सा चोगा नहीं होता जिसको इससे कसते हैं, इसके अंदर इसमें बहुत सारे सुई
नेल्स, आयरन नेल्स लेते और आयरन नेल्स के ऊपर कॉपर के वायर की रैपिंग कर देते। उस कॉप इधर देखो ना, हम तुमको बता रहे हैं, आराम से घर पे देखना उसको। वो चाय पत्ती आ अब आयरन नेल्स ली, आयरन नेल्स के ऊपर बच्चों ने क्या कर दी, कॉपर वायर की रैपिंग कर दी। उस कॉपर वायर की रैपिंग को उन्होंने बैटरी से जोड़ दिया और एक की लगा दी। क्या लगा दी? की को जैसे इन्होंने ऑन किया, आयरन नेल्स के ऊपर कॉपर वायरिंग की रैपिंग थी, तो वो बेसिकली एक सोलेनॉइड बन गई और सोलेनॉइड बन गई तो उसका अपना खुद का एक क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। छोटे छोटे बच्चे खुश हो गए, पापा को दिखा रहे, मम्मी देखो हमने मैग्नेट बनाया, है ना। तो पापा को भी नहीं पता कि करंट के पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, तो पापा भी खुश हो गए, सोच रहे हैं बच्चा साइंटिस्ट बने, है ना। जैसे ही लेकिन उन्होंने उस मैग्नेट को हटाया, मैग्नेट को नहीं, की को ऑफ किया, की को ओपन किया, सर्किट आपका ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो अब बच्चे उदास, मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो जीरो हो गया। लेकिन जैसे उन्होंने उसको हटा के देखा, जैसे उन्होंने उसको हटा के देखा, तो आयरन नेल्स थी जिसके अक्रॉस उन्होंने कॉपर वायर की रैपिंग की थी, वो अभी भी उसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है। लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा जैसे अगर बिल्कुल पतली पतली सी आयरन चिप होती है तो वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, उसको क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। यानी कि उन्होंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, बात ध्यान सुनना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दिया, उसके बाद भी क्या था उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड था। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इसका ग्राफ, अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बहुत ही थ्योरेटिकल चीज है। अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो होता है जो किसी भी बॉडी को मैग्नेटाइज करने के लिए आपने एक एक्सटर्नल फील्ड लिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा, तो उस बॉडी के अंदर जितने भी डाइपोल्स थे वो धीरे 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 अलाइन होने लगे, धीरे धीरे अलाइन होने लगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तभी वो बॉडी मैग्नेटाइज हो सकती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो मैग्नेटाइज नहीं होगी। अगर किसी बॉडी को आप मैग्नेटाइज करना चाहते हो तो उसके अक्रॉस आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से धीरे 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 उस बॉडी के इंटरनल मैग्नेटिक डाइपोल, जनरली आप उनको डोमेन्स कहते हो, वो डोमेन्स अलाइन होने लगे, वो अलाइन होने लगे। आपने फील्ड बताया, अलाइन हुए, और फील्ड बढ़ाया, और अलाइन। एक पर्टिकुलर ऐसा फील्ड आएगा जिसमें वो सारे डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं, उसके बाद आप कितना फील्ड बढ़ाओ, बॉडी अब इससे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाओगे, ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे बॉडी के अंदर सैचुरेशन आ गया, उसको आपने ए कहा, इसको आपने ओ कहा। अब इसके बाद आप कितना ही फील्ड बढ़ाओ, बॉडी इससे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं हो सकती। हाँ, धीरे धीरे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हो, बॉडी का मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग बढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग बढ़ा। एक पर्टिकुलर ऐसा फील्ड आता है, एक पर्टिकुलर ऐसा मैग्नेटाइजिंग फील्ड आता है जिसके ऊपर पूरी बॉडी अब कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है। अब इससे ज्यादा आप दुनिया भर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, बट इससे ज्यादा बॉडी का मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट, ये सैचुरेशन पॉइंट, ये क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। अब आपने क्या किया, अब आपने वो जो बच्चा है, उस बच्चे ने की को निकाल दिया, सर्किट ओपन हो गया, करंट फ्लो बंद हो गई, यानी कि अब आप वापस से बॉडी को उसको डीमैग्नेटाइज्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम किया, ध्यान से देखना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम किया, यानी कि इस पॉइंट पे H का वैल्यू 0 है लेकिन I का वैल्यू 0 नहीं हुआ। इस पॉइंट पे H का वैल्यू तो 0 हो गया लेकिन I का वैल्यू 0 नहीं हुआ। आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 भी कर दोगे ना, आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 भी कर दोगे तो भी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। उसको हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब और दूसरा नाम है इसका रिटेंटिविटी। इस दूसरा नाम क्या है इसका, रिटेंटिविटी। मतलब इस बी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखो तो एस तो 0 लेकिन आई 0 नहीं है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके बाद भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म तो बचा था, उसके अंदर बॉडी के अंदर फिर भी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड था, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रिटेंटिविटी है ना, क्या है, रिटेंटिविटी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड 0 Recording in progress. मैग्नेटिक फील्ड लगाया,
और किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे आके उस बॉडी का मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, है ना, ये आपका O पॉइंट है। अब आप उसी रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे बॉडी उस रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गई, मैग्नेटाइज हो गई। अब वापस से आप उस बॉडी को खत्म कर रहे हो तो कोई दूसरा पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया लेकिन बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी रह गया। इस तरह का ग्राफ आपका बनता है। तो ये OB इक्वल होता है OE के, ये O पॉइंट है और ये D कहा आपने, इसको आपने F कहा, तो OB इक्वल टू OE, इसी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी और इसका दूसरा नाम है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये दूसरा ग्राफ किसका है? सुनो मैग्नेटिज्म एक पूरी साइकिल ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो दूसरी साइकिल में आपने इसको कम किया, अब वापस से आप इसको क्या कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज दूसरी डायरेक्शन में। पूरी साइकिल कुछ इस तरह करते हैं, ठीक है। OC इक्वल टू OF, इसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। पहले क्या होती है एग्जैक्टली नहीं पता। इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। इसकी थ्योरी मैं वापस से बता देता हूँ पूरी थ्योरी। इसको आप चाहो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इसको पूरा लिखा हुआ सेंड कर। ये नंबर लिख के चल रहा है। हाँ लेकिन किसी का मैसेज ही नहीं है तो सर हमने दूसरी वाली भेजी है, दूसरी वाली ये देख वापस से समझाएं इसको, वापस से समझाएं एक बार। जी सर। नंबर दे रहा है आपका, कोई लेना है। हाँ इसमें है ना, इसमें शीट में भी दिया, शीट में नंबर है आपका, शीट में दिया है ये स्टैटिस्टिक्स का। हाँ वो क्वेश्चन भी आके बताया चलता होगा। ले जी एक बार वापस से बता रहे हो, यस सर। एक बार वापस से देखो बच्चों इसको। अब देखो वापस से एक बार समझेंगे, 10 नंबर हो गए, कोई हो एक बार वापस से समझ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस से देख लो। एक बार वापस से देख लो, अब मजाक नहीं कर रहे। आप अगर h की वैल्यू को बढ़ाओगे, अगर आप h की वैल्यू को बढ़ाओगे तो h के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ऐसा बढ़ा आप अभी बॉडी को मैग्नेटाइज कर रहे हो, आप अगर h को बढ़ाओगे, अगर आप h को अभी कुछ नहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो आपका जो बॉडी है वो मैग्नेटाइज्ड ही नहीं। जैसे जैसे उसके अक्रॉस आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते जाओगे बॉडी मैग्नेटाइज होती जाएगी, एक पर्टिकुलरली ऐसा फील्ड आएगा जिस फील्ड पे बॉडी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुकी है। उससे ज्यादा आप चाहे कितना ही फील्ड बढ़ा लो बॉडी मैग्नेटाइज नहीं हो सकती, उससे ज्यादा बॉडी आपकी मैग्नेटाइज नहीं हो सकती। उस ये पॉइंट आया, इस पॉइंट से ज्यादा, अब इस पॉइंट पे कंप्लीटली बॉडी आपकी मैग्नेटाइज हो चुकी है, मैग्नेटाइज हो गई। इधर देखो आप समझो, इस पॉइंट पे आपकी बॉडी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गई, इससे ज्यादा आप कितना ही फील्ड बढ़ा लो, इससे ज्यादा बॉडी के अंदर मैग्नेटाइजेशन नहीं आ सकता। ये आ गया आपका सैचुरेशन पॉइंट। अब आप वापस से बॉडी को डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, बॉडी को क्या कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिक्रीज कर रहे हो। अभी आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, अब ये ना ग्राफ अपने आप को रिट्रेस नहीं करता, ये ग्राफ अपने आप को रिट्रेस नहीं करता, मतलब उस पाथ के अलग नहीं आता जिससे गया था, अपने आप को रिट्रेस नहीं करता। अब ये बॉडी का अगर आप फील्ड कम कर रहे हो तो ये यहाँ इस पॉइंट पे आके मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो जीरो हो गया, कंप्लीटली डिक्रीज हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी क्या बचा हुआ है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। इस मैग्नेटिज्म को ही हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इनर्शिया और रिटेंटिविटी।
आई बात समझ में? अगर आप बॉडी का मैग्नेटाइजिंग फील्ड कंप्लीटली जीरो कर देते हो, अगर आप बॉडी का मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो कर देते हो तो भी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, जिससे हम बॉडी का रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक इनर्शिया और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। उस बॉडी को कंप्लीटली उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो करने के लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो किसी पॉइंट पे आके आपकी बॉडी यहाँ आके क्या हो रही थी, उस बॉडी का मैग्नेटाइजेशन जीरो हो रहा है, उस बॉडी का मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है, जीरो। और आप और उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो अब बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आके उसका मैग्नेटाइजेशन उस बॉडी का कंप्लीटली जीरो हो गया। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में अभी भी आप और मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाओगे तो बॉडी रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगी। अब वापस से अगर आप बॉडी का मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो करना चाहते हो तो यहाँ ये ग्राफ फिर वापस से कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपका वापस से मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो, लेकिन बॉडी के अंदर अभी भी थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा है। अब इसको वापस से जीरो करने के लिए और फिर आपको फील्ड लगाना पड़ेगा। ऐसा आपका ये इधर, अब ये आप वापस आ रहे हो, ये वापस आ रहे हो, ऐसा ये इसका डायग्राम का एरो। तो ये जो O से लेके B है और O से लेके E है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सुनो ध्यान से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गया, उसके बाद भी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन बचा होता है। इसी को बॉडी की रिटेंटिविटी कहते हैं, इसी को बॉडी का मैग्नेटिक इनर्शिया कहते हैं, इसी को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये क्या है, ये है OB इक्वल टू OE। इसी को हमने रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक इनर्शिया, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा। बॉडी को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए, उस बॉडी के मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो कितना आपने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये OC, इसी को कहा जाता है OC इक्वल टू OF, इसी को कहा जाता है कोर्सिविटी। इसी को क्या कहा जाता है, कोर्सिविटी, इसी को कहा जाता है रिटेंटिविटी। ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इनर्शिया। ठीक है, सीधे शब्दों में अगर हम इसको कहें कोर्सिविटी इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हिच इज नीडेड टू द कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज्ड बॉडी। किसी बॉडी के कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज करने के लिए, उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड जरूरी होता है उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए, दैट इज द कोर्सिविटी। वो आपको रिवर्स डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े, आई एक्सिस पे आई है, ये है, ठीक है, आई यानी कि मैग्नेटाइजेशन है, ये आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। तो अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है EMI। क्या नाम है बेटा, EMI। सिर्फ बोर्ड के लेवल का पढ़ाऊंगा ताकि आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएं। बोर्ड की क्लास है, अभी मेरे पास क्लास बची है 6 क्लास में मुझे पूरा EMI पढ़ाना है। 6 नहीं 5 हो गई, इसी पढ़ा दीजिए सर। नहीं, हमको जैसा बोला है वैसा हमको करने के लिए कहा है। तो 2-3 सुन तो लो, बोलने दो सर। अभी आपका जो चलेगा EMI चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। तो कितनी क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई। 2 क्लास में EMI चलेगा आज और कल। कल कौन पढ़ेगा जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन हम आपको पढ़ाएंगे इस, ठीक है। और हम सिर्फ बोर्ड के लेवल का पढ़ा रहे हैं, लिखना आपको है नहीं, सिर्फ समझते चलना है, सुनते हुए चलना है। उसके थ्रू हम जितने भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके थ्रू आपके क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। बोर्ड के लेवल का EMI स्टार्ट होगा, समझना है, हाँ बस समझना है, सिर्फ बोर्ड के लेवल का, सिर्फ बोर्ड के लेवल का EMI स्टार्ट होगा। सुनना ध्यान से, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बिल्कुल डीप में जाएं तो कहानी कुछ ऐसी है। ऑरस्टेड नाम के एक भाई साहब थे, ऑरस्टेड पढ़ा है क्या आपने? यस सर। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा,
इन्होंने ये कहा था एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो ये अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। सराउंडिंग में फील्ड बनाता है और इस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? सुनते चलो पूरी कहानी। कहानी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे हम, रिवीजन है। आपने लिखा हुआ है पूरा? जी सर। कंप्लीट लिखा हुआ है आपने? यस सर। नहीं लिखा हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? सर ये लोग शायद एमबी मेडिकल वाले एमबी वाले। आपने मैग्नेटिक, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मुझे बताइए आपने ईएमआई लिखा हुआ है कंप्लीटली? यस सर। जी सर। लिखा हुआ है सबने? जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एमडी या जेबी जो भी बैच है आपका, कौन सा बैच है? एमडी। एमडी और जेडी जो भी बैच के बच्चे हैं, क्या सबने ईएमआई लिखा हुआ है कि मुझे लिखाना है? बाद में कोई ये सर आपने लिखा है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पढ़े आगे? ठीक है। तो अगर गुड़िया तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं तो मुझसे कह देना ये क्यों नहीं लिखा हुआ। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड ने क्या कहा था, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे तो उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ऑरस्टेड सिर्फ इतना सा कह के चले गए, इतना सा कह के चले गए कि करंट, सुनते चलना पूरी कहानी, करंट अपने सराउंडिंग में, करंट अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करती है? फील्ड क्रिएट करती है। और उस फील्ड को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को क्या कहते हैं? सुनना बहुत ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड। और इस बात को ऑरस्टेड कहते हैं, ऑरस्टेड कहते हैं। ऑरस्टेड ने कहा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें करंट फ्लो कराया जाए, इन द सराउंडिंग ऑफ दैट करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, दैट फील्ड इज जनरली कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस एक फील्ड बना, करंट ने वो फील्ड बनाया, उस फील्ड को क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट इतना कह के, ऑरस्टेड इतना कह के चले गए और मर गए। जब ऑरस्टेड चले गए, वो मर गए, उस समय एक थ्योरी ऑफ सिमेट्री का उद्गम हुआ। क्या आया? एक थ्योरी आई, एक नई थ्योरी आई। समाज में कभी-कभी कुछ ट्रेंड करने लग जाता है ऑटोमेटिक, अभी पता नहीं क्या ट्रेंड कर रहा होगा। उस समय एक थ्योरी ट्रेंड कर रही थी, उसको थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ सिमेट्री। क्या नाम था? थ्योरी ऑफ सिमेट्री। थ्योरी ऑफ सिमेट्री। वो ट्रेंड कर रही थी, तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। क्या नाम था? फैराडे। फैराडे ने उस थ्योरी ऑफ सिमेट्री के बारे में सुना था। फैराडे ने उस थ्योरी ऑफ सिमेट्री के बारे में सुना था। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, फैराडे ने ऐसा सोचा कि करंट, इधर देखो गुड्डू तुम क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो उसकी? अरे गुड। करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। करंट क्या बना रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या बननी चाहिए? करंट। ऐसा सोचना उन्होंने स्टार्ट किया। क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, देन एज पर द थ्योरी ऑफ सिमेट्री, अगर ये सही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बनाएगा। तो इसी उधेड़-बुन में वो लग गए, इसी उधेड़-बुन में वो लग गए। उन्होंने क्या किया, पूरा थ्योरेटिकल है, उन्होंने एक मैग्नेट ली। क्या ली? मैग्नेट। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। अब मैग्नेट है तो क्या बना रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड है और वो खुश होके इसके पास में करंट कैरिंग कॉइल ले आए, इसके पास में क्या ले आए? करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल ले आए और इस करंट कैरिंग कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया ताकि इसके अंदर बनने वाली करंट को डिटेक्ट कर सके, सो दैट वो फैराडे साहब इसमें कितनी करंट बन रही है उस करंट को क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके। अब सुनना ध्यान से, आपके पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, एक टेम्परेट परमानेंट मैग्नेट है। इसका फील्ड होगा ऐसा, ऐसा इसका फील्ड है, यहाँ से फील्ड है ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है नॉर्थ पोल से। तो ये कॉइल है, कॉइल को लेके ये फैराडे 6 साल तक बैठे रहते हैं। ये कॉइल, ये मैग्नेट, ये कॉइल कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। 6 साल तक कंटिन्यूअसली देखते रहे और कोई करंट नहीं बनी, कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं आया। तो इनको गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मैग्नेट को उठा के फेंका। जैसे ही इन्होंने मैग्नेट को उठाया वैसे गैल्वेनोमीटर में क्या गया? डिफ्लेक्शन। वापस से लेके आए तभी डिफ्लेक्शन, रेस्ट में रखा नहीं डिफ्लेक्शन। फिर इस बार उन्होंने कॉइल को हटाया, जब कॉइल को हटाने थे तब भी क्या आया? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आया।
ठीक है, इस बार इन्होंने दोनों को हटा के देखा तभी भी डिफ्लेक्शन आया। एक चीज तो उनको समझ में आई है, जनरली आपको भी आ रही होगी, अगर ये दोनों रेस्ट में थे तब तो कोई करंट नहीं, या कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे या दोनों मूव करे, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट ईएमएफ बन रहा। अगर उस ईएमएफ को किसी क्लोज सर्किट के अक्रॉस लगा दिया जाए या उस ईएमएफ के अक्रॉस कोई लोड या रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो करंट भी बन रही थी। उस करंट को कहा था उन्होंने इंड्यूस्ड करंट, और उस ईएमएफ को कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस कंप्लीट फिनोमेना दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी रिलेटिव मोशन होगी कॉइल में और मैग्नेट में, तो भैया एक ईएमएफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? जब ये कॉइल इस तरफ मूव कर रही है तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही है, दूर जा रही है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट रही है। जब भी किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है, whenever there is a change in the flux linked with the coil with respect to the time, then an EMF induced in the coil। अब फ्लक्स क्या होता है, पहले यहां तक थोड़ा सा बेसिक समझ में आया? यस सर। फैराडे ने तो इतना ही कहा था, whenever there is a relative motion, फैराडे ने जो स्टेटमेंट दिया था, whenever there is a relative motion between coil and the magnet, between coil and the कॉइल को और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, या तो रेस्ट में कॉइल रहे मैग्नेट मूव करे, या तो मैग्नेट रेस्ट में रहे कॉइल मूव करे, या फिर ये दोनों ही मूव करें। तो जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल से लिंक्ड तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनेगा, उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनेगा, उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनेगा, और उस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर उस ईएमएफ के अक्रॉस आप एक लोड लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं तो करंट भी फ्लो होने लगेगी, और ऐसी करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। बात आई समझ में? बात आई यहां तक? सबको क्लियर है? अब हम चर्चा करते हैं। मैंने एक वर्ड दिया यहाँ पे, उसे बोला कि whenever there is change in flux linked with the coil, तो फ्लक्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैग्नेटिक फ्लक्स था। क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसको समझिए। टिल नाउ इट इज क्लियर? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों, अरे हाना तो बोल दो यार, सो गए क्या? भैंसे किधर है? बोलने में भी जोर आ रहा है क्या? क्लियर सर? क्लियर है कि नहीं है? जब सो गए थे क्या तुम लोग? नहीं सर, सो गए जग थे क्या? रहे हैं सर, जग रहे हैं। जग रहे हो? जग रहा है सर वो। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तुम क्या घड़ियाल की तरह फैल रहे हो? सीधे बैठो। अरे जिसको बोला है वो समझ गया, तुम बीच में क्यों नाम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है क्या? यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने क्या कहा था? किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, उसी को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने लिखा था phi E = EDS, EDA लिखा होगा या DS लिखा होगा? क्या लिखा था? चार्ज इनसाइड वायर EDA cos थीटा। आपने ऐसा कहा होगा फ्लक्स इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ऐसा कहा था आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा कहा था आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल है ना, एरिया से आउटवर्ड नॉर्मल, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से, अगर आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका कोई सरफेस ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये ऐसा कोई सरफेस रखा हुआ है,
ओवरलैप करते हैं। तो इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग आउट थ्रू अ क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, उन फील्ड लाइंस के टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं विद द फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर आ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। जनरली इट इज बी ए cos ए क्या है? इसका सरफेस एरिया है। ए क्या है? इसका सरफेस एरिया। ए इसका सरफेस एरिया है। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बी ए cos थीटा है, ए बी cos थीटा को आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। आगे बढ़े, इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर। अब अच्छा, ये आपका अगर सरफेस एरिया ए है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा। इसका आउटवर्ड नॉर्मल कहां जाएगा? ऐसा। आउटवर्ड नॉर्मल किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई भी सरफेस है अगर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल कहां जाएगा? इधर आएगा। आउटवर्ड नॉर्मल ये तो होगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल होगा। हाँ, ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? 0। अगर थीटा 0 है तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? dA। अच्छा, अगर आपका ये एरिया ऐसा रखा होता, अगर ये आपका एरिया ऐसा रखा होता, ऐसा रखा होता, ऐसे रखा है और फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर जाता, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता? 90 और cos 90 का वैल्यू 0। तो फ्लक्स कितना आ जाता? 0। कितना आ जाता? 0 भाई बताइए समझ में? जी सर। स्केलर क्वांटिटी है। और अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो आपका एरिया, किसमें रखा हो? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब तक हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है आपका एरिया। ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई एरिया रखा है, तो आप एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे। आपने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, टेंजेंट ड्रॉ की आपने बी वेक्टर। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पे जहां आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इसका एरिया वेक्टर किसी भी जनरल डायरेक्शन में आया, दिया आपने डीए वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या बना? थीटा। तो यहां से आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो एलिमेंटली फ्लक्स होगा d5, दैट विल बी dA cos थीटा। अगर आपको कंप्लीट फ्लक्स चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द क्लोज सरफेस, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b dA cos थीटा। ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए BA cos थीटा था, और अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए आ जाएगा B dS cos थीटा। बातें समझ में? यहाँ तक क्लियर है सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है? जी सर। जी यस सर। नहीं जी सर। अब ना कुछ यहाँ से बोर्ड के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड पैटर्न पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स अब तक बच्चों को पता चल ही गया है कि ये होता है BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? BA cos थीटा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा,
अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो ये टेस्ला है, ये मीटर स्क्वायर है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं? वेबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेबर कह देते हैं। हाँ, साइंटिस्ट का नाम था वेबर। अब एक और छोटी सी यूनिट आती है, अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करो, किसकी बात करो? डायमेंशन की। ध्यान से देखना इसकी डायमेंशन क्या आ रही है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? b इक्वल टू f इक्वल टू QBB होता है, f इक्वल टू QBB होता है। तो यहाँ से b क्या आ गया? यहाँ से b क्या आ जाएगा? f अपॉन QB, f अपॉन f अपॉन QB, ये क्या आ जाएगा? a। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी डायमेंशन जल्दी बोलो, m l t माइनस 2, एरिया का डायमेंशन l2, चार्ज का डायमेंशन at, इसका डायमेंशन lt माइनस 1। तो a कैंसिल t, और ये -1 ये कैंसिल। इसकी डायमेंशन क्या है? m l2 t माइनस 2 a माइनस 1। ये तो इसकी डायमेंशन आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये तो इसकी डायमेंशन आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स की। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, इसकी डायमेंशन को अगर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, m l2 t माइनस 2 अपॉन a अपॉन ये किसकी डायमेंशन बनती है? m l2 t माइनस 2 एनर्जी जूल। ये किसकी डायमेंशन बनी? जूल। ये क्या है? जूल। और ये क्या है? करंट को क्या कह सकते हो? चार्ज पर यूनिट सेकंड, यानी कि कूलम पर सेकंड ऊपर आ गया। जूल पर कूलम क्या होता है? बच्चे को पता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। ये वोल्ट हो गया, क्या हो गया? वोल्ट। और ये आ गया सेकंड। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वोल्ट सेकंड, which of the physical quantity represent the volt into second? Which of the physical quantity represent the volt into second? तो volt into second कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल बोर्ड के लेवल का इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि volt into second, which of the, आप उसमें 3-4 फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी, 1 2 3 4, तो which of the physical quantity represent the volt into second? This is the magnetic flux। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब आता है रेफरेंस को, क्लियर है? सिर्फ हम थ्योरी बताते चल रहे हैं, पूरा आपको फास्ट फॉरवर्ड में क्लियर हो जाएगा बोर्ड के लेवल पर। अब सुनना, अब आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या कहते हैं? दो फैराडे के लॉ। पहले ध्यान से सुनो, फैराडे ने ये कहा था कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, तो उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बन रहा है, और वो जो ईएमएफ है, दिस ईएमएफ, ये ईएमएफ तब तक ही रहेगा जब तक कि उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहला नियम, इस ईएमएफ की वैल्यू कॉइल के अंदर तब तक रहेगी, ये ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक कि उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है। बात आई समझ में? दूसरा, इस ईएमएफ, हाँ ईएमएफ, this EMF is directly proportional to the rate of change of flux। लेकिन माइनस आता है, माइनस इसलिए क्योंकि अपोज कर रहा है, माइनस इसलिए आता है क्योंकि अपोज कर रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इक्वल टू माइनस d5 ओवर dt। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होता है, d5 ओवर dt। अगर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर उससे कितनी टर्न्स जुड़ी हुई है? n नंबर ऑफ टर्न्स जुड़ी हुई है। कितने टर्न्स जुड़ी हुई है? n टर्न्स। तो ये हो जाएगा माइनस n d5 ओवर dt if there are n number of turns, there are n number of turns। बात आई समझ में? पहला लॉ था कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स कॉइल के अंदर तब तक ही रहेगा
कॉइल के अंदर तब तक ही रहेगा जब तक कि उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। दूसरा, उस फ्लक्स की उस ईएमएफ की वैल्यू जो इंड्यूस हो रहा है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द induced EMF. This is the induced EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Rate of change of magnetic flux linked with the coil. माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये EMF हमेशा अपोज करेगा उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज को। कॉइल है ना, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को ये EMF अपोज करता है। जस्ट टू अपोज दैट चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉइल, दिस EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बात आई समझ में? उस चेंज को ही अपोज करने के लिए ये जो कॉइल है ये इस EMF को क्या करती है? इंड्यूस करती है। बात आई समझ में? और इसका वैल्यू कितना होगा? मॉड ऑफ E इक्वल टू d phi अपॉन dt। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के है तो टोटल EMF का वैल्यू कितना हो जाएगा? I d phi over dt, I d phi over dt। सबसे जरूरी चीज यहाँ से पूछ ली जाती है कि अगर उस कॉइल के अक्रॉस, उस कॉइल में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू R है, तो करंट कितनी फ्लो होगी? तो बच्चों करंट फ्लो होती है E आया R। E का वैल्यू है आपका n d phi upon dt डिवाइडेड बाय R, n d phi upon dt डिवाइडेड बाय R, है ना? इतना करंट फ्लो होगा, इतना करंट फ्लो होगा, n d phi upon dt डिवाइडेड बाय R। आई समझ में? और ये करंट ये भी माइनस में आएगा। अब और एक और चीज पूछ ली जाती है अक्सर आपसे कि चार्ज कितना फ्लो होगा? चार्ज फ्लो कितना होगा? करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज भी तो होगा। बच्चों आपको भी तो पता है चार्ज क्या होता है? dq by dt। चार्ज होता है I dt। चार्ज क्या होता है? I dt। dq by dt तो क्या होता है? करंट होता है। अब चार्ज की वैल्यू क्या होगी? हमने कहा चार्ज कितना होगा, तो आपने कहा सर चार्ज अगर आपको निकालना है तो सीधे सीधे शब्दों में लिख दो, I dt होगा। क्या होगा? I dt। I की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, I की वैल्यू को मैं सीधे यहाँ रख रहा हूँ। I की वैल्यू है n अपॉन r d phi अपॉन dt into dt। ये आ गया n, सुनना ध्यान से, n अपॉन r into d phi, n अपॉन r into टेबल में आया था d5। तो यहाँ से दो चीजें निकल के सामने आई। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। ध्यान से देखना, यहाँ से दो चीजें सामने निकल के आई। ये सिर्फ बोर्ड की क्लास से चल रही है। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, बात ध्यान सुनना, इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ओनली द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल and change in the magnetic flux. It does not depend on the time interval over which flux is changing. Listen me very carefully. This induced charge is independent of the time interval. It is not depending over the time. It completely depends on the resistance of the coil and the change in the coil, change in the flux of the coil linked with the coil. It is not depending over the time interval over which the flux is changing. अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीजें आप एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हो। एक जेईई में 2004 या 5 का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हालांकि बोर्ड के लेवल का ही है, इसलिए हम उसको अपने पैटर्न में कंसीडर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो क्वेश्चन आपको करना है, फिर हम समझेंगे। उस क्वेश्चन के थ्रू यहाँ तक का मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट पूरा तामझाम समझाया है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है बिटिया? क्या नाम है आपका? इच्छा राणा। आपको क्लियर है? आपको एक बार मैंने मैग्नेटिज्म भी पढ़ाया था, राइट? एक क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। बेसिकली इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपको एक आईटी ग्राफ गिवन है, देयर इज अ आईटी ग्राफ। कोई भी गूगल नहीं करेगा, सब लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। आई इज इन द एम्पियर, टी इज इन द टाइम, और ये आईटी ग्राफ कुछ ऐसा है। ये आपका एक आईटी ग्राफ है, ये आपका 4 है और यहाँ पे इसका वैल्यू 0.1 है।
अब ध्यान से लिखिए, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, अ मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। क्वेश्चन लिख लो पहले, द मैग्नेटिक फ्लक्स through a coil of resistance 10 ohm, the magnetic flux through a coil, the magnetic flux through a coil of resistance 10 ohm is changed by delta phi, is changed by delta phi in 0.1 second, in 0.1 second, is 0.1 second. The magnetic flux through a coil of resistance 10 ohm is changed by delta phi in 0.1 second. The resulting current in the coil, as a result of that current will induce, हाँ है ना, इसकी वजह से क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी, तो वो जो रिजल्टिंग करंट है, the resulting current varies, the resulting current in the coil varies with the time as shown in the figure. The resulting current varies with the time as shown in the figure. और उस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया था, तो आपसे पूछा है then delta phi is equal to, then mod of delta phi is equal to in Weber, equal to, that is in Weber. ऑप्शन है बेटा आपके 1 2 3 और 4, 20 6 4 8 2 2 बिल्कुल क्या सही है। कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या होगी, ये एरिया अंडर द ग्राउंड, नहीं वो पीछे हां बता ना, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी है, मैट्रिक करता है कि कितना समझ में आ रहा है, इसका कितना आंसर आया, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कितने लोगों का आंसर आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करना चाहेंगे। यस सर, हाँ बच्चों, आर्यन, अंकुश, आंसर आया बच्चों, लक्ष्य, राज्यवर्धन सिंह, स्नेहा पाल, सोनालिका, सुयस, विभोर, विदित, जी सर नहीं आया सर, इनका किसी का भी नहीं आया, नहीं आ गया, मतलब आ गया सर 2 लास्ट ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन सही किसने है, तुक्का मारा, तो कार्य से सॉल्व करा है, अच्छा सही है क्या, हाँ सही, ई कितना होगा बच्चों इसका, d5 अपॉन dt। अब ने इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया है, रेजिस्टेंस दिया है तो इससे करंट इंड्यूस हो रही है, तो करंट कितनी बनेगी, E by R, E का वैल्यू कितना है बच्चे, d5 अपॉन dt अपॉन R। अगर करंट इंड्यूस हो रही है तो चार्ज भी क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है, तो आपने कहा चार्ज फ्लो हुआ होगा I dt 0.2, I का वैल्यू कितना है, d5 अपॉन R dt। ध्यान सुनो, जिन बच्चों का समझ में नहीं आया है वो इधर देखो, इनटू dt, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ गया, Q का वैल्यू कितना आ गया, d5 अपॉन R, हाँ बस आया ना, यस सर, I dt था, I का वैल्यू d5 अपॉन dt अपॉन R dt, dt से dt कैंसिल, तो d5 अपॉन R आ गया, d5 अपॉन R आ गया, I आ गया, R आ गया, तो यहां से आप देख सकते हो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, यहां से डेल्टा फाई कितना होगा, Q डॉट R होगा। यस सर, अच्छा Q को क्या लिख सकते हैं, चार्ज एरिया अंडर द IT कर्व, आया ना, एरिया अंडर IT कर्व, किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, किसी भी ग्राफ
किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है बच्चों, एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व होता है y डॉट dx, स्लोप होती है dv by dx। तो y एक्सिस पे क्या है बेटी, i है, y एक्सिस पे क्या है, तो बोलती क्यों नहीं हूं, y पे क्या है i, x एक्सिस पे क्या है, इधर देखो बेटा d i dot dt, integration of I dot dt, this is what, total amount of charge, this is what, total amount of charge। तो अब हम यहाँ से q का वैल्यू क्या लिखेंगे, q का वैल्यू क्या लिखेंगे, it is the area under IT curve, it is the area under IT curve into r, एरिया अंडर IT कर्व, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 0.1 इनटू हाइट कितनी है 4, 0.2, तो ये कितना आ गया 0.2, 0.2 क्यों आ गया, 0.2 आ गया, ये r का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2 वेबर। बात समझ में आई, सबको क्लियर है, क्वेश्चन अब थोड़ा आगे बढ़े, समय का हमारा 2 दिन आपको पूरा करते करना है, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस आप घर पे करते रहो। अगला है आपका, इसको रफ कर दिया जाए, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको लिखना है फटाफट बताओ, लिखना है क्या, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन से अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, E इक्वल टू डी पाई अपॉन dt, I इक्वल टू E बाई R, Q इक्वल टू I डॉट dt, और Q क्या होगा I डॉट dt, यानी कि एरिया अंडर IT कर्व, ये सारा चीज क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ ओनली वन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंज लॉ। क्या है आपका लेंज लॉ। अगर किसी बच्चे को लिखना है तो वो बता दो, नहीं लिखना है तो बता दो, नहीं लिखना है इसको, नहीं लिखना, ठीक। लेंज लॉ की हम लोग बात करते हैं। लेंज लॉ क्या है, अब आपको इतना तो पता है, जब भी किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ बनता है, उस कॉइल के अंदर एक क्या बनता है, ईएमएफ। उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अगर उस कॉइल के अक्रॉस हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगी, तो ऐसे करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, मेरी क्लास में ना बोला कर, तुम लोग मुर्दों की तरह बैठे रहते हो वैसे। आज से शांत बैठे थे, बैठे कल नहीं बैठे थे। क्या सर? ये इंसान कोई बोलता ही नहीं है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ दीवारों की तरह। मैं क्या बोलूं? और जबकि तुमको ऐसा नहीं है तुमने पढ़ नहीं रखा हो, सब पढ़ रखा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो, करंट है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, उस करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए लेंज ने एक लॉ बनाया। क्या बनाया, लेंज ने एक लॉ बनाया। दिस लॉ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है कि ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर इसलिए बेस्ड है क्योंकि अगर आप किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, आपको कुछ तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बिना किसी वर्क के किसी चेंज में पॉसिबल है क्या? आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। वो मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ जाए। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है। आप उस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज कराना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नली कुछ मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। यही मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस लॉ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये लॉ किसको बताता है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू इट अपोज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन।
इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह फ्लो होगी कि जिसकी वजह से फ्लो हो रही है उसको अपोज कर सकेगी। जैसे आजकल की जनरेशन होती है, माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप को क्या सर? induced current flow in such a direction so as it oppose, so as जिससे कि अपोज कर सके its cause of generation, its cause of generation। तो induced current flows in such a direction, in such a direction, in such a direction so as it oppose its cause of generation, cause of generation, जिसकी वजह से ये बन रही है। और किसकी वजह से बन रही है ये? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसकी वजह से बन रही है? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको अपोज कर सके, उसको अपोज कर सके, उस डायरेक्शन में ये फ्लो, उस डायरेक्शन में क्या होगी? फ्लो होगी। कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, इसको रफ कर दिया जाए। यस सर, रफ कर दिया जाए। जी सर। दो चीजें इसके बारे में जरूरी थी, पहली तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेस कर, दूसरा ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिससे कि ये अपनी कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज कर सके। इसका कॉज ऑफ जनरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़े से और चीजें देखेंगे। इसके बाद में आपका मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। बातें नहीं बच्चों, हाँ जी, हाँ? ये आपका एक साउथ पोल है, ये आपका एक नॉर्थ पोल है, और ये आपकी एक कॉइल। ये क्या है? पहले छोटे छोटे से एग्जांपल लेंगे, जिन एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बेसिकली समझा पाऊं कि लेंथ लो आपको कैसे लगाना है। सुनना बेटा, अगर ये कॉइल इधर मूव करती है, अगर ये कॉइल इधर मूव करती है, सुनना बहुत ध्यान से, ये कॉइल इधर मूव कर रही है, तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। जैसे ये इसकी तरफ आएगी, जैसे इसकी तरफ आएगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग आउट पर यूनिट एरिया वो इंक्रीज करेंगी। आना बोलो, हाँ जोर से बोलो, हाँ। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे। तो अब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी जिससे कि ये इसको क्या कर सके? अपोज कर सके। अब ये कॉइल है, क्या है? कॉइल है, तो बेसिकली फिर बिहेव करेंगे एज अ बार मैग्नेट। A small current carrying coil behave as a bar magnet that can be again treated as a magnetic dipole। यस सर, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा NIA, है ना। अब ये बेटा इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये क्या है? किधर आ रहा है? इधर। इसको अपोज करना है तो बेसिकली इसको क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ पोल। तभी इसको क्या कर सकती है? तो ये करंट कैसे फ्लो होने लगेगा? तो ये क्या आ गया? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है। अगर ये ऐसे जा रही होती, ऐसे, अगर ये ऐसे जा रहा होता, ये मैग्नेट ऐसे मूव कर रही होती, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसको अपोज करती, ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहती, तब ये क्या बन जाती? साउथ पोल। करंट फिर ऐसे फ्लो होती। आया ना? हाँ। सबको समझ में आया? यस सर। बच्चे, चिंटू, मैं नाम कर रहा हूं चिंटू। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं, आप सबके आंसर बताओगे। 2-3 एग्जांपल ले रहे हैं। एक बात तो है, आप लोग इंसान जो हो वो बेहूदे इंसान। ये आप चलाई कर सकता है, वो खींच। ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है,
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रख दो, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखिए, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस का मतलब क्या है? बोर्ड के इनवर्ट अंदर द प्लेन है, इनवर्ट द प्लेन है, और वो इनवर्ट द प्लेन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है तो इसकी करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी होगी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये बाहर लगाएगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? इंक्रीज हो, डिक्रीज हो। हाँ, इंक्रीज होता तो सपोर्ट हो गया, ये बेसिकली इसको डिक्रीज करना चाहिए। इस साइड करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, बाहर आए तो करंट कैसे फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बाहर की तरफ इंक्रीज होगी तो उसका फोर्स होगा, तो मैग्नेटिक करंट कैसे फ्लो होगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एक देखो आप अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। क्या सुनना, ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चे, ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में एक कॉइल रखी हुई है, एक कॉइल रखी हुई है। अब मैं कहूं अगर ये आई इंक्रीज हो रही है, आई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, क्योंकि आपने देखा इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन आया, क्या आया? अंदर की तरफ, इनवर्ट द प्लेन आया। अब ये करंट इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो करंट हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, बाहर आए तो इसका आएगा समझ? यस सर, यस यस सर। आगे बढ़े। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटी सी चीज और हम आपको बता देते हैं, एक छोटी सी चीज और बता देते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है मेथड ऑफ जनरेटिंग, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ को आप कैसे इंड्यूस कर सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे जनरेट कर सकते हो? तो मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, बच्चे को पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? ई क्या होता है? ई। और ये बेसिकली किसके इक्वल होता है? डी फाई अपॉन, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डी फाई अपॉन डी। यानी कि अगर मैं किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करा दूं, अगर मैं किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करा दूं तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है? बीए cos थीटा होता है। फ्लक्स क्या होता है? बीए cos थीटा। इसका मतलब ये है कि तीन तरीके बन गए आपके पास। पहला तरीका ये बन गया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी एक कॉइल रखी है, कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अगर ये रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है तो भी इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। पहला तरीका तो ये बनता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करा दो, डिक्रीज करा दो तो भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। दूसरा तरीका ये बनता है, बी को आपने कांस्टेंट रखा, ये जो कॉइल है r, इसका एरिया होगा a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। इस एरिया को आप इंक्रीज करा दो या डिक्रीज करा दो, यानी या तो कॉइल बढ़ जाए या फिर कॉइल छोटी हो जाए। तीसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, जो पावर प्लांट में जनरली यूज में लिया जाता है, वो ये है, अगर ये थीटा वेरी कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अगर आपकी ये कॉइल है, ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? थीटा टी। क्या होगा? थीटा टी। तो यहाँ पे आप देखो ये थीटा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। जब थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। जब थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ चेंज हो रहा है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास
ईएमएफ को इंड्यूस करने के पहला तरीका बनता है बाय वेराइंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, दूसरा तरीका बनता है बाय वेराइंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, और तीसरा बनता है बाय वेराइंग द ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे यहीं तक जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। पहला एक क्वेश्चन लिखिए इसको समझाने के लिए, एक एक क्वेश्चन का सहारा लेते रहे सो दैट कि न्यूमेरिकल। हाँ जी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन समझ में आएगा। A circular coil of radius, a circular coil of radius, a circular coil of radius 10 centimeter is placed in uniform magnetic field of 5 Tesla. A circular coil, a circular coil of a circular coil of radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 5 Tesla. Uniform magnetic field of 5 Tesla such that the field is perpendicular to the plane of the coil, such that the field is perpendicular to the plane of the coil, such that the field is perpendicular to the plane of the coil. The radius of the coil is changing with the rate of the radius of the coil is changing with a rate of 5 mm per second. Radius of the coil is changing with a rate of 5 mm per second. Radius of the coil is changing with a rate of 5 mm per second. Find induced EMF. मंगलवार है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, Five by 4 over 10 to the minus 3. पाई बाय 4 4 into 10 to the power minus 3. थोड़ा सा आपका 0.05 pi. 0.05 pi. pi वोल्ट में है ना, Pi into 10 to the minus 3. 5 pi into 10 की पावर -3। हाँ सही है, 5 pi into 10 की पावर तो -3। पाई की वैल्यू रखना है कैसे? नहीं पाई के टर्म्स में आंसर बता दीजिए, इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा आंसर। तो ये 5 आएगा, 5 पाई 10 is to the power इधर देखिए सेम को ही आ रहा है। हाँ फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स सॉरी ईएमएफ पूछा है आपसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, दैट इज d phi over dt। तो d phi over dt, phi क्या होता है ba cos थीटा, phi क्या होता है ba cos थीटा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उसका आउटवर्ड नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। ये समझ में आया? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ये मार्कर कॉइल है। इस मार्कर का आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा, इस मार्कर के एक आउटवर्ड नॉर्मल मेरे हाथ की तरफ एक मार्कर लगाना, इधर आओ, तुम इधर आओ, ये हाथ इधर करो यूं ऐसे, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कॉइल रखिए, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉइल रखिए ऐसे। अब इस कॉइल का परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल यही आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यही डायरेक्ट एंगल कितना होगा 0। भाई तो बोले तो ये एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो ये b बाहर आ जाएगा, एरिया d over dt ये होता है पाई r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है ये पाई भी बाहर आ गया, ये रेडियस चेंज हो रही है d over dt r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा
2 पाई 2r by dr by dt। जब भी किसी भी वेरिएबल को आप एक नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जब भी किसी फंक्शन को आप एक नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आप लिखोगे 2r, dr by अगर dt। रिस्पेक्ट टू r करते तो 2r आ जाता, dr by dt, dr by dt। पाई का वैल्यू रख दो, पाई b का वैल्यू कितना है 5 b का वैल्यू कितना है 5 into 2r 0.5 0.1 10 की पावर माइनस 0.1 और dr by dt 5 की पावर 1 by -3 5 into 10 की पावर -3 5 into 10 की पावर -3 solve this becomes 5 into 10 की पावर सर -3 यही आ रहा है यही आ रहा है। ठीक है 5 दूनी 10 सुनो 5 दूनी 10 10 और 1.1 बनेगा 10 into 0.1 कितना बना 1 तो ये 5 ये बचे ये पाई ये बच गया 10 की पावर -3 क्या ये आ जाएगा 4 यस सर यही आ रहा है। क्लियर है और थोड़ा सा कल का क्या टाइम आज ही हम लोग यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको कोशिश करेंगे कि रिवीजन वाली क्लास हो जाए जिसमें आपको फर्स्ट फॉरवर्ड में हम आपको सारे टॉपिक Recording.